हेलो गाइस, माय नेम इज गौतम सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट थ्रेड्स। तो हमारे चैनल में पढ़ाई होगी कंसेप्चुअली। तो गाइस, ये है वीडियो नंबर 3 वेक्टर का और आज हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम कब यूज करते? तो गाइस याद रखिएगा कि जब भी आपको दो वेक्टर जोड़ने हो जिनका आपको मैग्नीट्यूड पता है और उनके बीच का एंगल पता है, तब हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम न्यूमेरिकल एडिशन के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब है, मान लीजिए कि कोई एक आदमी है, उसके दो दोस्त उसको खींच रहे हैं। एक दोस्त उसको इस तरफ खींच रहा है 120 न्यूटन से और एक दोस्त इसको इस तरफ खींच रहा है 40 न्यूटन से, और ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। तो ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट किधर होगा और कितना होगा, इसके लिए हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इस्तेमाल करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पैरेललोग्राम लॉ के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि ठीक है भैया, दो वेक्टर को तो हम जोड़ लेंगे, दो से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटी को कैसे जोड़ें, और उसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी आज हम करेंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ को हम पैरेललोग्राम लॉ क्यों बोलते हैं? उसके शेप के कारण। एंड पैरेललोग्राम लॉ को ही हम ट्रायंगल लॉ भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं पैरेललोग्राम होता क्या है। मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो ए है। मैग्नीट्यूड मतलब समझ रहे होंगे आप लोग। और एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड है बी के इक्वल, और इनके बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा। तो इनके सम से जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो किधर होगा और कितना होगा। तो गाइज, इसमें बस आपको 9/10 का ज्योमेट्री आना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो जैसा हमने पहले ग्राफिकल मेथड में पढ़ा था कि वेक्टर एडिशन के लिए हम क्या करते हैं, हेड टेल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो यहां पे क्या है भाई, टेल टेल कॉम्बिनेशन है। तो आप इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं। तो अगर मैं इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करूं, ये देखिए, तो ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर। फिर पहले के टेल से आखिरी के हेड को अगर आप जोड़ दें तो यही वेक्टर होगा रिजल्टेंट। अब वेक्टर के पास दो चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड बोले तो ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, लेंथ। तो आपको इसका लेंथ निकालना होगा मैग्नीट्यूड के लिए। तो थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करते, देखिए, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए और इसको ऐसे जोड़ दीजिए, ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। अगर इसको हम पैरेलली ट्रांसफर किए हैं तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, और उसका कारण है करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, जो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, ठीक है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के मदद से गाइज, अगर ये बी है तो ये कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा, है ना। क्लास 10th में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर कॉस थीटा, यहां से बेस की वैल्यू आ जाएगी बी कॉस थीटा, और हाइट की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री से आ जाएगी बी साइन थीटा, ठीक है। अब ये ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो, एक्स वाई एंड जेड। इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो। इस ट्रायंगल में 3 साइड है। बेस जो कि हो जाएगा कितने के इक्वल, a प्लस बी कॉस थीटा के इक्वल, और हाइट जो कि है बी साइन थीटा के इक्वल। तो पाइथागोरस थ्योरम से गाइस हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, और वही हाइपोटेन्यूज रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी बी स्क्वायर, यहाँ भी बी स्क्वायर, उसको कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्लास 10th में आपको पता होगा कि ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू आ गई गाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और स्क्वायर को जब इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो अगर दो वेक्टर है ए बी, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा गाइस उसका मैग्नीट्यूड ये होगा। ये एकदम आपको याद रखना, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड तो मिल गया, डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन आप ऐसे निकाल सकते हैं, इसको आप क्या ले लो, फाई ले लो, कि ये एंगल इसका डायरेक्शन हो जाएगा। और tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो जाएगा b साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा। तो इससे आप एंगल निकाल लेंगे, वही आपका डायरेक्शन हो जाएगा, और ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड। देखो एक कंसेप्चुअल बात बताता हूं आपको, अगर हम वेक्टर को इंटरचेंज कर दें तो मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इस वेक्टर को हम इंटरचेंज कर देंगे तो डायरेक्शन बदल जाएगा। समझ रहे हैं, रिजल्टेंट का डायरेक्शन बदल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना गाइस कि पैरेललोग्राम लॉ से केवल मैग्नीट्यूड निकालना, डायरेक्शन के लिए हम हमेशा ग्राफिकल अप्रोच से डायरेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के ऊपर आपको एकदम इंक्लाइंड नहीं होना है। ये डायरेक्शन आपको कई बार ब्लफ दे सकता है, क्यों? वेक्टर के इधर उधर होने से ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना है कि मैग्नीट्यूड के लिए तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, डायरेक्शन के लिए हम ग्राफिकल अप्रोच को फॉलो करें। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अगर दो वेक्टर है ए बी और उनके बीच में एंगल थीटा है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा गाइस वो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ठीक है, जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। हर बार आप फॉर्मूले में नहीं डालेंगे, इन जनरल केसेस के लिए। तो इंपॉर्टेंट केस क्या क्या है? केस 1, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना हो जाएगा इनके बीच का? 0 डिग्री। और उस केस में जो रिजल्टेंट आएगा गाइस वो आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी। तो 2 प्लस 2 4 होगा, लेकिन सेम डायरेक्शन में वेक्टर होने चाहिए। कई बार बच्चे सोच लेते हैं हमेशा ऐसे ही वेक्टर का एडिशन होगा, तो कई बार ऐसा 4 न्यूटन इधर लिखा है, 4 न्यूटन इधर लिखा है, बोला रिजल्टेंट बताओ, तो बच्चे बोल दिए 8 न्यूटन। तो ये गलत है गाइस। सही कब होगा? जब अगर ये 4 न्यूटन इधर है और 4 न्यूटन इधर ही है, तो उस केस में रिजल्टेंट 8 न्यूटन हो सकता है। तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि जब सेम डायरेक्शन हो तो आप वेक्टर को सीधा सीधा जोड़ सकते हैं, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा? सेम डायरेक्शन। ये देखिए हेड टेल कॉम्बिनेशन बनाइए, रिजल्टेंट का भी यही सेम डायरेक्शन। इसके बाद केस 2 है गाइस कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन, मेरे को दो तरफ से ऐसे ऐसे लोग खींच रहे हैं, तो उस केस में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। और रिजल्टेंट निकालने के लिए आप फॉर्मूले में डालेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये एक आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी, लेकिन यहाँ पे हम मॉड लगाएंगे।
तो अभी अभी जो क्लास 11 में पहुंचे हैं उनके लिए कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी, जैसे cos 180 -1 कैसे, और मॉड का मतलब क्या होता है। तो ये मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स में बताऊंगा। अभी के लिए बस ये जान लीजिए कि cos 180 की वैल्यू -1 होती है, और साथ साथ मॉड का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो मैग्नीट्यूड है गाइस, किसी भी चीज़ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम यहाँ पे मॉड लगा रहे हैं, ठीक है। और इस केस में जो रिजल्टेंट आएगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो आप खुद लॉजिकली सोचिए। आपका एक दोस्त इधर से 150 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और एक दोस्त 100 न्यूटन इधर से लगा रहा है, तो नेट फोर्स किधर हो जाएगा, 50 न्यूटन इस डायरेक्शन में। तो जो भी इस केस में बड़ा वेक्टर हुआ, मान लो ये ए वेक्टर है और उससे बड़ा है बी वेक्टर, तो जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो इस तरफ हो जाएगा। तो हमेशा दिमाग में रखना है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर है तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। और डायरेक्शन किधर आएगा, जिधर बड़ा वेक्टर रहेगा वही आपका डायरेक्शन होगा। और केस 3 देखते हैं गाइस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। केस 3 है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो उस केस में क्या होगा कि जो एंगल हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। और उस केस में जो रिजल्टेंट आएगा गाइज वो आएगा √a² + b² + 2ab cos 90। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो रिजल्टेंट आ गया √a² + b², ठीक है। और डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे, अगेन ग्राफिकल मेथड से इसको पैरेलली यहाँ ट्रांसफर कर देंगे ताकि हेड टेल कॉम्बिनेशन बन जाए, फिर पहले के टेल से आखिरी के हेड को ज्वाइन कर देंगे। यही रिजल्टेंट होगा और यही डायरेक्शन होगा फाई। tan फाई की वैल्यू इस केस में आ जाएगी a/b। तो हमेशा याद रखिएगा कि मैग्नीट्यूड पैरेललोग्राम लॉ से निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन आप ग्राफिकल मेथड से चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। उस फॉर्मूले में थोड़ा कुछ फॉल्ट। तो गाइज ये 3 केसेस को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और ये 3 केसेस कोई नए नहीं है, पैरेललोग्राम लॉ से ही आए। तो मेरे ख्याल से पैरेललोग्राम लॉ तो गाइज आप लोग सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर 2 वेक्टर से ज़्यादा वेक्टर हुए तो वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे। मान लीजिए किसी बॉडी पे 5-6 फोर्स लग रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा और किधर होगा। तो इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें से सबसे पहला चीज़ है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो कंपोनेंट को अगर मैं समझाऊं तो इसको हम परछाई भी बोल सकते हैं, शैडो भी बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऐसा पेड़ है, समझिएगा इस बात को, तो इसके 2 डायरेक्शन में कंपोनेंट हो सकते हैं। अगर आप इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें तो अगर लाइट को आप ऐसे गिराएंगे तो इसका शैडो इधर बनेगा, तो इसी शैडो को हम एक्स कंपोनेंट बोलेंगे। और अगर आप लाइट इधर से गिराएंगे तो इसका एक शैडो इधर बनेगा जिसको हम वाई कंपोनेंट बोलेंगे। तो कंपोनेंट को आप बेसिकली समझ सकते हैं कि उस वेक्टर का शैडो किसी गिवन डायरेक्शन, ठीक है। अब कंपोनेंट में बच्चे सोचते हैं कि हमेशा 2 ही कंपोनेंट होते, तो अगेन एक कंसेप्चुअल चीज़ आपको बताता हूँ। एक वेक्टर के कई सारे कंपोनेंट हो सकते हैं इन एनी गिवन डायरेक्शन। तो एक वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट हो सकता है, लेकिन मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट जिससे सवाल बनते हैं उनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं, जो आपको मैंने यहाँ बताया। तो जैसे कि कोई वेक्टर है मान लीजिए, तो उसका x कंपोनेंट क्या होगा और उसका y कंपोनेंट क्या होगा, इसी को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं। अब देखते हैं कि कंपोनेंट निकालते कैसे हैं। देखिए, तो मान लीजिए कि कोई वेक्टर है a, ठीक है। तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक x डायरेक्शन में और दूसरा y डायरेक्शन, ठीक है। आपको x या y में से किसी एक से एंगल पता होना चाहिए। अगर एंगल नहीं पता तो आप कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए ये वाला एंगल है थीटा, तो इस वेक्टर का जो x कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा a cos थीटा,
और जो y कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा a sin थीटा। ठीक है, तो एंगल के तरफ जाओगे, एंगल के तरफ जाओगे तो cos कंपोनेंट आता है, और एंगल से दूर जाओगे तो साइन कंपोनेंट आता है। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए ये a वेक्टर है और ये इस बार एंगल थीटा है, तो इस बारी एंगल के तरफ जाओगे तो ये हो जाएगा cos कंपोनेंट, और इस बार ये वाला कंपोनेंट होगा साइन कंपोनेंट। समझ में आ रहा है? तो किसी भी वेक्टर को आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो। तो देखिए अब गाइस हम लोग सोचते हैं कि कंपोनेंट कर क्यों रहे, हम लोग ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे। तो कंपोनेंट का फायदा ये होता है गाइस कि जैसे आपने इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, तो इस वाले वेक्टर को आप यहां से हटा सकते हैं, मतलब इसको छूमंतर कर सकते हैं। अब ये यहां पे है ही नहीं, क्योंकि इन्हीं दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो ये वाला वेक्टर था। तो कंपोनेंट हम इसलिए करते हैं क्योंकि अलोंग x, अलोंग y, अलोंग z डायरेक्शन वाले वेक्टर जोड़ना बहुत आसान होता है, एंगुलर वाले वेक्टर को छोड़ना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम उसको कंपोनेंट में ब्रेक करके उसको घूमने के लिए भेज देते। तो चलिए अब देखते हैं गाइस, कंपोनेंट समझने के बाद हम ये देखते हैं कि अगर आपके सामने कुछ ऐसा सवाल आ गया, जैसे ये सवाल मान लीजिए ये सारे फोर्सेस मेरे पे ही लग रहे, ठीक है, ये सारे फोर्सेस मेरे पे ही लग रहे, तो इन सारे फोर्सेस का नेट फोर्स किधर होगा और कितना होगा। तो इसके लिए जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूं वही स्टेप से आप चलेंगे तो आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखिए स्टेप नंबर 1 होगा कि सबसे पहले आपको x एंड y एक्सिस बनाना होगा। ये स्टेप नंबर 1, ये ओरिजिन हो गया 0,0। इसके बाद जितने भी वेक्टर आपको यहां पे दिख रहे हैं सबके टेल को पकड़ के ओरिजिन पे लाना होगा, सबके पुच्छी को पकड़ के ओरिजिन पे लाना होगा पैरेलली, मतलब इसको पैरेलली वहां शिफ्ट करना। तो अगर ये 40 न्यूटन को शिफ्ट करे तो ये यहां पे कुछ ऐसा दिखेगा, उसके बाद 20 न्यूटन कुछ इधर दिखेगा, ये 53 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो भी नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर आप इसको शिफ्ट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये 100 न्यूटन, और ये एंगल कितना है गाइस 53 डिग्री। और इसके साथ साथ इस तरफ एक और लास्ट वेक्टर है 50 न्यूटन का, और ये एंगल है गाइस 37 डिग्री। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखिएगा, इस तरफ वाली चीजों को हटा देते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या होगा गाइस, कि जो अलोंग x है और जो अलोंग y है, जो अलोंग x या अलोंग y जो फोर्सेस है उनको आपको सम्मान देना है, उनके साथ कुछ नहीं करना। तो वो एज इट इज रहेंगे, 40 न्यूटन इस तरफ रहेगा और 20 न्यूटन इस तरफ रहेगा। लेकिन जो एंगुलर डायरेक्शन में फोर्सेस है, आई हेट इट, बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो ये जो एंगुलर डायरेक्शन वाले फोर्सेस है इनको कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे, कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे। तो इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ। तो इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा गाइज 100 cos 53, और cos 53 की वैल्यू होती है 3/5। ये भी आप बेसिक मैथमेटिक्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा, और इसकी वैल्यू आपको याद भी रखनी है। तो ये आ जाएगा 60 न्यूटन, और इस तरफ वाला इसका कंपोनेंट होगा 100 sin 53, जो कि हो जाएगा 100 × 4/5, ये हो जाएगा 80 न्यूटन। और वैसे ही इसके 2 कंपोनेंट आएंगे, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ। थीटा के तरफ जाओगे तो कॉस कंपोनेंट, थीटा से दूर जाओगे तो साइन कंपोनेंट। तो थीटा के तरफ गए तो इधर आएगा 50 cos 37, cos 37 की वैल्यू है 4/5, ये आ गया 40 न्यूटन। और इस तरफ वाला वेक्टर हो जाएगा 50 sin 37,
साइन 37 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/5, ये हो जाएगा 30 न्यूटन। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस तो ठीक है, बाकी इनके कंपोनेंट लिखने हैं, क्योंकि कंपोनेंट करने से ये भाई साहब तो चले गए। तो इनका एक कंपोनेंट आया 80 न्यूटन इस तरफ आया आपका 60 न्यूटन, ये देखिए। इसके बाद इसके दो कंपोनेंट आए, एक नीचे की तरफ आया 30 न्यूटन और एक इस तरफ कंपोनेंट आया 40 न्यूटन। ठीक है, स्टेप 2 मेरे ख्याल से क्लियर है। स्टेप 1 में एक्स वाई एक्सिस बनाना है, सारे वेक्टर को ओरिजिन पे लाना है, सबके टेल को। स्टेप नंबर 2 है कि एक्स और वाई एक्सिस में जो वेक्टर्स हैं उनको सम्मान दीजिए और जो एंगुलर डायरेक्शन में है उनको तोड़ दीजिए कंपोनेंट में। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 देखिएगा। केस 1 में हमने क्या सीखा था? केस 1 में हमने क्या सीखा था? केस 1 में हमने सीखा था कि सेम डायरेक्शन वाले फोर्सेस को आप सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। तो वही हमको स्टेप नंबर 3 में करना है कि सेम डायरेक्शन वाले को जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा भाई, इस तरफ 40 + 40 80 न्यूटन और इस तरफ तो 60 न्यूटन है ही। ऊपर की तरफ हो जाएगा 100 न्यूटन और नीचे की तरफ हो जाएगा 30 न्यूटन। ठीक है, इसके बाद केस 2 में आपने क्या सीखा था कि अपोजिट फोर्सेस को सीधा सीधा माइनस कर सकते हैं। तो 100 में से 30 गया, कितना आ गया? 70 न्यूटन और 60 और 80 का रिजल्टेंट किधर होगा? इस तरफ 20 न्यूटन। आप देख रहे हैं जो इतने अजीब से फोर्सेस थे अलग अलग डायरेक्शन के, वो सब घट के ये दो फोर्सेस बन गए। केस 3 में क्या सीखा था कि जो दो परपेंडिकुलर फोर्स होते हैं उनका जो रिजल्टेंट होता है वो कितना होता है? √a² + b²। तो देखिए 10 10 दोनों जगह है, वो बाहर निकल जाएगा, अंदर आ जाएगा 7 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 4, 10√53 न्यूटन। यही वो चारों फोर्सेस का गाइस मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन के लिए सेम वही पुराना धंधा, पैरेलली इसको ट्रांसफर कर दीजिए, हेड टेल कॉम्बिनेशन बन गया, पहले के टेल से आखिरी के हेड, यही हो गया रिजल्ट, यही हो गया एंगल फाई। 10 फाई की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 फाई की वैल्यू आ गई 7/2, फाई की वैल्यू आ गई 10 इनवर्स 7/2। ठीक है, जब आपको एंगल का पता नहीं हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 10 फाई की वैल्यू 1 रहती तो मेरे को तो एंगल पता है कि फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 45। लेकिन कई बार ऐसे वैल्यूज आते हैं जिनके एंगल आपको मालूम नहीं है, तो उसको आप ऐसे लिख देते। तो मैं लगभग किस तरफ जाऊंगा? इस तरफ जाऊंगा। मतलब वो चारों फोर्सेस अगर मेरे पे लगते तो मैं ऐसे जाता गाइस ऊपर की तरफ, और मेरे पे नेट फोर्स कितना लगता? इतना। ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिज्म चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में और क्लास 11th में कई बार वेक्टर्स आएंगे जो 2 से ज़्यादा होंगे और उनको आपको जोड़ना हो। तो सिंपल से स्टेप है कि पहले एक्स वाई एक्सिस बनाइए, सारे वेक्टर्स के टेल को पैरेलली ट्रांसफर करके ओरिजिन पे लाना है, सारे एंगुलर फोर्सेस को कंपोनेंट में ब्रेक करना है। उसके बाद 3 केसेस लगाने हैं जो मैंने आपको बताए थे कि सेम डायरेक्शन में जोड़ दो, अपोजिट डायरेक्शन में घटा दो, और सब कुछ करने के बाद लास्ट में 2 परपेंडिकुलर वेक्टर बचेंगे जिनका रिजल्टेंट और डायरेक्शन आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो। इनके जो क्वेश्चन प्रैक्टिसेस है गाइस वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी और आप स्लीपी फील करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।